Today we'll be discussing the entire accounting process of derivatives. And आज के डिस्कशन में derivatives held for hedging हम लोग नहीं पढ़ेंगे. Today we'll discuss derivatives held for speculation and embedded derivatives. Okay, let us see. Derivatives होते क्या हैं? आपने options, futures, swap, forwards नाम सुने होंगे. They all are derivative instruments. क्या होता है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर वन, इट रिक्वायर्स ईदर नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और वेरी लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. आप ऑप्शन खरीदते हो, आपको खाली प्रीमियम देना पड़ता है और हार जीत बड़ा होता है. आप फ्यूचर खरीदते हो तो आपको खाली मार्जिन देना पड़ता है. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो या फिर नो. इट इज सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, नॉर्मल है, and its value changes in response to the change in the underlying. So if you buy a Reliance का call option, Reliance का शेयर का दाम ऊपर जाएगा, call option का दाम भी ऊपर जाएगा. You must be knowing it by now. So पहले लेवल पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस का, कॉल ऑप्शन का डिस्कशन. सो इफ वी बाई ए कॉल ऑप्शन तो हम लोग उसका अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे करते हैं. मैं आपको पहला लाइन पे ये बता दूं कि भाई अगर आपने ऑप्शन कोई भी डेरिवेटिव आइटम अगर आपने स्पेक्यूलेशन के लिए लिया है तो ही ये अकाउंटिंग प्रोसेस रेलेवेंट है जो मैं अभी बोल रहा हूं. एंड इफ इट इज फॉर हेजिंग पर्पसेस विल बी लर्न इट लेटर. इट्स डिफिकल्ट थोड़ा सा. ओके, सो नाउ स्टार्ट. अगर आप एक कॉल ऑप्शन का डिस्कशन करते हो, लेट मी एक्सप्लेन इट विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. फिर वही कॉल ऑप्शन का जैसा अकाउंटिंग है, पुट का भी वैसा ही अकाउंटिंग होना है. कॉल बाइंग सीख लोगे तो कॉल सेलिंग का अकाउंटिंग, पुट बाइंग सीख लोगे तो पुट सेलिंग का अकाउंटिंग. एवरीथिंग विल बी इन दी सिमिलर मैनर. लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, ये स्पेक्यूलेशन है, ठीक है. इसको ना पहला लाइन में आपको बात बोलूं कि कोई भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट अगर स्पेक्यूलेशन के लिए है तो उसको FVTPL की तरह ट्रीट करना है. FVTPL मतलब फेयर वैल्यू पे रीमेजरमेंट करते जाओ. ईयर एंड आएगा, फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट पे रखो, एंड देयर आफ्टर जब सल्टेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस वक्त का जो भी फेयर वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली ट्रांसफर कर दो P&L में. सो दे विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एंड द डिफरेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट्स इट. This one line is sufficient to explain how this call, call writing, put writing, everything का accounting process is same. FVTPL. But बीच में कैसे कैसे लेजर अकाउंटिंग, क्या लेजर डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, विद दिस एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग. ओके, लेट अस सी. ए लिमिटेड जो इंडेस कंप्लायंट कंपनी है, उसने कॉल खरीदा, बॉट है, ब्रॉट लिखा हुआ है. HDFC बैंक का कॉल है, 1450 का स्ट्राइक प्राइस है. 7/8/21 को खरीदा, 26/8 को एक्सपायर करेगा बाई पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 32 रुपीज. सो यू मस्ट बी नोइंग आज का ट्रांजैक्शन 32 रुपीज का है. हमें 32 रुपीज एक्सचेंज को दे देना पड़ेगा. एक्सचेंज बोल दो, ब्रोकर बोल दो. तो ये जो 32 रुपीज हम पे करेंगे ना, इसका रिकवरी का भी स्कोप है और पैसा डूब भी सकता है. ऑप्शन लैप्स हो जाएगा तो पैसा डूब गया, लॉस में ट्रांसफर कर देंगे. ऑप्शन बढ़ गया तो हम लोगों को प्रॉफिट भी हो सकती है. सो क्या करना है, आपको एक डेरिवेटिव असेट को क्रिएट करना अपनी बुक्स में बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 32 रुपीज. सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री विल टेक प्लेस. डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 32 रुपीज. एंड देयर आफ्टर एट ईच रिपोर्टिंग डेट इस ऑप्शन के प्रीमियम को ईयर एंड अगर आया और हमने अगर ईयर एंड तक इसको रखा तो हम लोग ऑप्शन प्रीमियम को रीमेजर करेंगे एज पर द ईयर एंड प्रीमियम का रेट. और आप जानते हो ईयर एंड में कॉल प्रीमियम क्या दाम पे बिकता है. आप लोगों के तो डीमैट अकाउंट में तो होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारा चीजें रहती है और आप देखते भी रहते हो ऐप वगैरह में. सो ठीक है, आगे चलते हैं. आगे लिखता है ऑन द एक्सपायरी 26/8. ईयर एंड नहीं आया, बीच में कोई रिपोर्टिंग डेट नहीं आया. अगर क्वार्टरली रिपोर्टिंग होता और बीच में एक ईयर एंड क्वार्टर एंड आया होता 30/9, तो क्वार्टर एंड पे आप क्या करते, उसको रीमेजर करके डेरिवेटिव असेट को या तो गिरा देते या बढ़ा देते डिपेंडिंग ऑन द फेयर वैल्यू, और P&L में उस लॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते. आई विल बी शोइंग दैट इन द नेक्स्ट एग्जांपल. तो आप पहले डेरिवेटिव असेट टू बैंक लिख करके एक असेट बुक्स में ले आए. उसके बाद बोलता द एक्चुअल मार्केट प्राइस वाज 1504. Option was settled by difference. What will be the journal entry? If the option is settled by delivery also. तो दोनों बताना है मेरे को. तो अगर ऑप्शन डिफरेंस से सेटल हुआ तो
जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल था और जितना रुपया एक्सपायरी के वक्त प्राइस था, वो जो डिफरेंस है 54 रुपीज, वो 54 हम लोगों को मिल जाएगा। तो 32 रुपीज हम पेमेंट किए थे, 54 हमको मिलेगा, तो ऑब्वियसली 22 रुपीज का हमको प्रॉफिट होएगा। तो ऑन एक्सपायरी व्हेन विल रिसीव 54 रुपीज, आवर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक ऐसा सिचुएशन आया कि वी बॉट समथिंग एट 32, द नेम ऑफ दैट समथिंग इज डेरिवेटिव एसेट, वी सोल्ड इट एट 54 एंड द डिफरेंस ऑफ 22 गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट अस सी कि अगर ये ऑप्शन डिलीवरी पे सेटल होता, मतलब हम लोगों ने कॉल बाई किया था, कॉल बाई किया और एक्सपायरी के वक्त कॉल का दाम ऊपर है, मतलब शेयर मार्केट प्राइस शेयर प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, तो हम अपने कॉल को एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोगों को शेयर खरीदना पड़ेगा और स्ट्राइक प्राइस का पेमेंट करना पड़ेगा। हाउ वी आर गोइंग टू डू? पहले आप डेरिवेटिव एसेट टू बैंक 32 रुपीज लिख दो, फिर जो एक्सपायरी जिस प्राइस पे हुआ और जो स्ट्राइक प्राइस था उसके बीच का जो डिफरेंस है 54 और 32 के बीच का जो डिफरेंस है 22 रुपीज, उसको भी P&L में डाल दो। अब आपकी बैलेंस शीट में डेरिवेटिव एसेट 54 रुपीज की है और आपको शेयर मिलेगा 1504 जिसका फेयर वैल्यू है। सो रिकॉर्ड योर इन्वेस्टमेंट एट 1504, टू डेरिवेटिव एसेट 54 और टू बैंक 1450। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर डायरेक्टली आप 26(8) को एंट्री मार दो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू P&L। हम लोग बोलते कि नहीं, इंड एस ऐसा हम लोगों को अलाउ नहीं करता, आप कंबाइंड एंट्री इन तीनों का नहीं मार सकते। आपको पहले दिन जब असेट बुक्स में आएगी तब एक एंट्री मारनी है, फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना है और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आपकी बुक्स में आएगा तो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है। ओके, सो इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हम देंगे दे विल ऑल बी वेरी वेरी सिमिलर। जब हम लोग कॉल बाई किए तो असेट लिखे, अगर कॉल सेल करेंगे तो डेरिवेटिव लायबिलिटी लिखेंगे, बिकॉज पैसे हमारे घर में आएंगे। ओके, सो यही डिफरेंस है। बाकी जो कॉल बाई कॉल और पुट का जो डिफरेंस है, नॉर्मल डिफरेंस, उसके हिसाब से अपने को पैसा मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, दैट यू मस्ट बी नोइंग। सो लेट मी सी दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। A Limited bought a call of HDFC Bank, strike price 1480, expiring on 27/4 by paying a premium of 63 on 16th of February। तो पहला जर्नल एंट्री, इस बार जर्नल एंट्री नहीं, मैंने लेजर ही सीधा बना दिया है, सब में भी लिखा है कि प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। तो 63 रुपीज हम लोगों ने पेमेंट किया होगा, तो डेरिवेटिव एसेट टू बैंक 63। On 31st March 2021, check it, the same call was trading at 52। तो हमने 63 रुपीज में कोई चीज खरीदा जो ईयर एंड में 52 रुपीज में ट्रेड कर रहा है और हमको FVTPL बना करके अकाउंटिंग करनी है, तो 9 रुपीज का लॉस हमें P&L में ईयर एंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड आवर असेट विल बी मेजर्ड एट 52 इन द बैलेंस शीट। सो ये क्योंकि असेट का लेजर है, यू चेक इट, बाई बैलेंस कैरेड डाउन 52 एंड 9 रुपीज इज ट्रांसफर्ड। 9 नहीं है, सॉरी, माई कैलकुलेशन का मिस्टेक, 11 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो 11 मैंने P&L में डाल दिया, 52 रुपीज मैंने बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दिया। दिस इज हाउ एन FVTPL आइटम इज अकाउंटेड फॉर। फेयर वैल्यू पे मेजर करते जाओ, डिफरेंस को P&L में डालते जाओ। ऑन 19th of April, when the call price was 84, A Limited squared off the position। वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया। तो अगर आप 84 रुपीज में स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो आपको 84 रुपीज मिल जाएगा। सो बाई बैंक 84, इसका 63 का यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 52 का यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, तो 52 84 में स्क्वायर ऑफ हुआ, 32 रुपीज इज ट्रांसफर टू P&L। आप अगर नेट में देखोगे तो आपने 63 में कुछ को खरीदा था कॉल को, 84 में वो कॉल स्क्वायर ऑफ हुआ, तो टोटल प्रॉफिट आपको 21 रुपीज का हुआ। बट जब आप उसका P&L में रिकॉर्डिंग देखोगे तो फर्स्ट ईयर में वी रिकॉर्डेड ए लॉस ऑफ 11 एंड सेकेंड ईयर में वी रिकॉर्डेड ए प्रॉफिट ऑफ 32 and ultimately we got the net profit of 21 because it is an FVTPL item। every year end पे, every quarter end पे
आपको इसको फेयर वैल्यू पे मेजर करके डिफरेंस को P&L में ट्रांसफर करना होगा। सो ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स है, एक एक करके थोड़े से और एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड पे देखो, A Limited bought 4 lakh call on its own equity shares at the strike price of 600, maturity 26/9, premium 13 rupees. Very interesting. नया चीज है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। It will be settled by delivery as the price on expiry was 690. It's an equity transaction, past journals. अगर आपको याद हो कि if there is a derivative contract which will be settled by paying a fixed amount of cash and by receiving fixed number of our own equity shares, या by issuing fixed number of our own equity shares and receiving fixed amount of cash, we will call it an equity transaction. हम लोग उसको डेरिवेटिव को फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम लोग जो भी कुछ डेबिट क्रेडिट करेंगे वो इक्विटी में डेबिट क्रेडिट करेंगे, बिकॉज इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। सो सी, अगर कोई कंपनी कॉल खरीदती बेचती है अपने ओन इक्विटी शेयर का और फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर का कॉल परचेज या कॉल सेल या पुट परचेज या पुट सेल होता है, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड विद दिस एग्जांपल। आइए देखते हैं। पहले वी बॉट, सो वी मस्ट हैव पेड ए प्रीमियम ऑफ 13 रुपीज फॉर 4 लाख इक्विटी शेयर। 4 लाख इंटू 13 इज इक्वल टू 13 चौके 52, 52 लाख। तो पहला एंट्री देखिए, टू बैंक, बट डेबिट में देखिए नो डेरिवेटिव असेट। एज इट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, सीधे इक्विटी को डेबिट कर दिए। अब इक्विटी में ऑब्वियसली ये शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, रिटेन्ड अर्निंग से आप एडजस्ट कर देना, बट इक्विटी डेबिट होगा, डेरिवेटिव असेट नहीं। ओके, बिकॉज इट्स नॉट अ फाइनेंशियल असेट और अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, क्योंकि इट विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग या इट विल बी सेटल्ड बाय रिसीविंग। हम लोगों ने कॉल बाई किया है ना, तो हम लोग रिसीव करेंगे। इट विल बी सेटल्ड बाय रिसीविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स बाय पेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। आइए एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला एंट्री हमने लिख दिया इक्विटी टू बैंक। अब जब सेटलमेंट होगा तो 600 रुपीज करके, क्योंकि 690 पहुंच गया एक्सपायरी पे, 600 का स्ट्राइक प्राइस था, 690 पहुंच गया, तो कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड। व्हेन द कॉल विल बी एक्सरसाइज्ड, वी विल रिसीव या we will purchase the equity shares of our own company by paying 600 rupees for 4 lakh shares. So 2400 lakh rupees we will pay and we'll get our own equity shares. तो सर अगर अपना इक्विटी शेयर हम लोग खरीद लेते हैं तो ये तो बाईबैक के जैसा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यस। सर कैसे करके दिखाओ, इधर देखो, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले 24 लाख पेमेंट कर दिए, इक्विटी टू बैंक लिख दिए। और सर कैपिटल प्रीमियम या कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह, रिजर्व सरप्लस वगैरह कब करेंगे? नेक्स्ट एंट्री में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तक क्या है, अपने इक्विटी में, इक्विटी के लेजर में 2452 2452 डेबिट में है। अब हम लोग जब कैंसिल करेंगे और शेयर हमारे घर में आ जाएंगे तो हम इक्विटी कैपिटल डेबिट 44 लाख इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू मान लिया 10 है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट टू इक्विटी। ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये डिफरेंस है, 2452 का इक्विटी में बैलेंस है, कैंसिल कर दिए, कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिए। सो नथिंग वेंट टू P&L, एवरीथिंग इज एडजस्टेड अगेंस्ट इक्विटी। सो इट्स अ बैलेंस शीट का पूरा अकाउंटिंग, P&L से कोई मतलब नहीं है। कॉल सेलिंग, द सेलर ऑफ द कॉल रिसीव्स प्रीमियम, बायर पे करेगा तो कॉलर रिसीव करेगा, सेलर रिसीव करेगा कॉल का पैसा, एंड ही रिकॉर्ड्स इट एज डेरिवेटिव लायबिलिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। ऑन द एक्सपायरी, अगर मार्केट प्राइस ऊंचा है, ही हैज टू पे द डिफरेंस। आप लोग जानते हो, सो द सेलर्स लॉस कैन बी अनलिमिटेड बट द गेन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सेलर हैज ऑल्सो टू पे द मार्जिन और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑल्सो, उसका अलग से एंट्री हो जाता है।
मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्जिन, जब वो पैसा वापस मिलता है तो। लेट अस सी द अकाउंटिंग प्रोसेस। ए लिमिटेड ने एक कॉल सेल किया एचडीएफसी बैंक का, स्ट्राइक प्राइस वाज 1450, प्रीमियम वाज 93, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 93। 19/4 को एक्सपायरी होगा, 31/3 को प्रीमियम वाज 71। अब हमने बेचा था कोई चीज 93 में, ईयर एंड में 71 में वो बिक रहा है, सो ऑब्वियसली द डिफरेंस गोज टू पी एंड एल 22 रुपीज। ऑन 29/4 the market price was 1562 and settlement was in cash। हमारा 1450 का स्ट्राइक प्राइस है, 1562 रुपया में अगर एक्सपायर होता है तो the seller of the call will have to make the payment of 102 rupees, which is the difference between 1562 and नहीं वो not 102, कितना होता है एग्जैक्टली देखो तो 112। कैलकुलेशन डायरेक्टली करने से प्रॉब्लम हो रही है, सो इट्स 1562 माइनस 1450, 112। यस, तो सर इसका लेजर बना करके अकाउंटिंग को एक्सप्लेन कर दो। सो सी द लेजर। 93 बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी, 71 में बैलेंस कैरेट डाउन किए ईयर एंड में, 22 रुपीज पी एंड एल में चला गया। लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन हुआ 71 में। ऑन एक्सपायरी वी हैड टू मेक द पेमेंट ऑफ 112, द डिफरेंस ऑफ 41 गोज टू पी एंड एल। मैंने बोला पास ऑल द जर्नल एंट्रीज इफ द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड बाय द डिलीवरी ऑफ एचडीएफसी बैंक का शेयर। मान लो हमारे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर थे और हमने डिलीवरी करके उनको सामने वाले को शेयर दे दिया। सर ऑप्शंस में कहां शेयर्स में डिलीवरी वगैरह होता है, मान लो, सीखने में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 93, डेरिवेटिव लायबिलिटी टू पी एंड एल 22, सेम। फिर पी एंड एल टू डेरिवेटिव लायबिलिटी 41। कैसे? क्योंकि 71 का लायबिलिटी बिकेम 112 का लायबिलिटी, सो 41 रुपीज का फर्दर लॉस हुआ। वो 41 रुपीज का लॉस आपको यहां पे भी दिखा होगा लेजर में भी, तो एक लॉस रिकॉर्ड कर दिए 41 का पी एंड एल टू डेरिवेटिव लायबिलिटी। नाउ इन आवर बुक्स डेरिवेटिव लायबिलिटी इज देयर एट 112, और हमको शेयर अपना देना होगा और सामने वाला जो कॉल का बायर है वो एक्सपायरी पे हम लोगों को पैसा देगा, स्ट्राइक प्राइस विच इज 1450 रुपीज। तो हमारी बुक में एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1450, डेरिवेटिव लायबिलिटी 112, टू इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली हम अपना इक्विटी शेयर इन दी एचडीएफसी बैंक बेच रहे हैं, सो टू इन्वेस्टमेंट। अब आप ये भी पूछोगे कि सर ये इन्वेस्टमेंट अगर मेरी बुक्स में 200 रुपीज में परचेज किया हुआ है, जिसने भी 200 में एचडीएफसी बैंक परचेज किया होगा बड़ा खुश होगा। सो ये जो डिफरेंस है सर इन्वेस्टमेंट के लेजर में भी, तो ये पी एंड एल में प्रॉफिट जाएगा। बिल्कुल यस। और एक बात बता दूं, आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को एज पर इंडेस 200 में रिकॉर्ड करके नहीं रखे होगे टिल दिस टाइम, वो भी एफवीटीपीएल आइटम के रूप में रिकॉर्डेड होगा। तो आप भी जब इसका कैरिंग अमाउंट देखोगे तो एज पर एफवीटीपीएल बदल करके हो सकता है 1412 हो गया हो। अगर वो 1412 हो गया है तो 1412 और 1562 का डिफरेंस पी एंड एल में जाएगा। बट एनीवे इन्वेस्टमेंट के लेजर को क्रेडिट कर दिया गया एंड अकॉर्डिंगली द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी वर्कड आउट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज हाउ कॉल का बाइंग एंड कॉल का सेलिंग हैपन्स। पुट का बाइंग और पुट का सेलिंग का भी वेरी सिमिलर एग्जाम्पल्स आर देयर विच वी कैन डू ऑन आवर ओन। ओके, या चलो मैं पुट का बाइंग सेलिंग का भी कुछ एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। सी द पुट बाइंग, पुट बाइंग हो या कॉल बाइंग हो, अकाउंटिंग प्रोसेस इज सेम। मैंने लिखा ऑल द पॉइंट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन कॉल बाइंग आर सेम इन पुट बाइंग विथ वन एक्सेप्शन कि पुट इज एक्सरसाइज व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस एंड पुट इज ऑल्सो टर्म्ड एज राइट टू सेल। देखिए, ए लिमिटेड बॉट अ पुट
ऑन आईसीआईसीआई बैंक, मेरा हर बार ब्रॉड लिखा हुआ, उसको बॉट समझना। 710 रुपये का स्ट्राइक प्राइस 29 अप्रैल को एक्सपायर करेगा बाई पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 46। उस वक्त सीएमपी 682 का था। ऑन 31 मार्च आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस गिरा, सेम पुट वाज ट्रेडिंग एट 93। देख के बता सकते हो 46 रुपीज में हमने पुट खरीदा, डेरिवेटिव असेट टू बैंक 42। ईयर एंड में 93 में रीमेजर करेंगे, 93 माइनस 42, 51 रुपीज प्रॉफिट में चला जाएगा पीएनएल में, बिकॉज हमारा एक असेट का दाम बढ़ गया। वी बॉट अ पुट, वेन एवर यू बाई एनी डेरिवेटिव असेट, बाई एनीथिंग यू कॉल इट डेरिवेटिव असेट, इधर कॉल और पुट। ऑन 16th of April ए लिमिटेड स्क्वायर्ड ऑफ हिज पोजीशन जब 61 रुपीज दाम था। सो 93 तक का हम लोग रिकॉर्ड कर चुके थे, 93 के बाद वो 61 गया। सो इन द नेक्स्ट ईयर हमारी एसेट का वैल्यू गिर गया और हमने बेच भी दिया, तो 93 वेंट टू 61। सो 32 रुपीज का हमें लॉस बुक करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट ईयर। उन्होंने बोला एक लेजर बना करके दिखाओ डेरिवेटिव असेट का। सो सी हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द लेजर। फर्स्ट असेट टू बैंक 46, ईयर एंड रीमेजरमेंट, बैलेंस कैरेट डाउन 93 टू P&L 47 का प्रॉफिट था क्या? मेरा 51 क्यों आया रे? और कैलकुलेशन में कुछ एरर चल रहे हैं भाई साहब। हाँ, 47 की प्रॉफिट है। उसके बाद 93 में ब्रॉड डाउन किया, 32 रुपीज का लॉस आया, 61 रुपीज में बेच दिया, तो बाई बैंक 61, डिफरेंस गोज टू P&L 32। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आप लोग डायरेक्टली देख लेना। नाउ लेट अस गो टू डिस्कस द पैराग्राफ नंबर 3, अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर डेरिवेटिव्स। मैंने बोला डेरिवेटिव्स आर हेल्ड फॉर 3 पर्पसेस। वन इज डेरिवेटिव्स आर हेल्ड फॉर स्पेक्यूलेशन, जिसको FVTPL की तरह ट्रीट करेंगे। सेकेंड वन इज इफ द डेरिवेटिव्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड बाय आवर ओन इक्विटी शेयर ऑन अ फिक्स्ड टू फिक्स्ड बेसिस, जिसको इक्विटी ट्रांजैक्शन की तरह अकाउंट फॉर करते हैं। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एंड द थर्ड वन इज डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर हेजिंग, जिसका डिस्कशन हेजिंग के चैप्टर में करेंगे। गॉट इट? जैसे हम लोगों ने कॉल पुट का अकाउंटिंग किया ना, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स का अकाउंटिंग भी सिमिलरली ही होता है, एकदम सेम। बस आप लोगों को फॉरवर्ड और फ्यूचर का मूवमेंट समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप लोग फिनांस में फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह SFM वगैरह में पढ़ते हो, आप लोगों को आइडिया इन सब चीजों का, तो आप ये चीज आराम से मैनेज कर सकते हो। फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स आर स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट्स। F इज इक्वल टू S इंटू E टू द पावर RT, ये फ्यूचर की प्राइस निकालने का, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो इंटरेस्ट का गैप होता है उसका कैलकुलेशन है। In the cases of futures, they are traded in the stock exchanges, the contracts are standardized, lot sizes are fixed, settlement dates are fixed, they are settled on a daily basis, daily mark to market होता है, the difference is received daily basis, it can be squared off at any time during the tenure of the contract if you talk about futures. Forwards क्योंकि over the counter होते हैं, तो buyer और seller बैठ के decide करते हैं कि इनका terms of the settlement कैसा होने वाला है। Otherwise दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस फॉरवर्ड और फ्यूचर्स का सेम है। सी, ऑन 26th of March 2021, A Limited bought a future to expire on 29th of April of Reliance at a price of 2143. The following are the closing prices after that. On 26th of March, this one, on 27th of March this one, on 28th of March this one, and इसमें हम लोग स्क्वायर ऑफ कर दिए। हमने फ्यूचर बाई किया था, हमने फ्यूचर बेच के स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो सर कैसे अकाउंटिंग करोगे? डेली मार्क टू मार्केट का अकाउंटिंग करना है,
क्योंकि डेली का ईयर एंड प्राइस दिया हुआ, आई मीन डेली का एंडिंग का प्राइस दिया हुआ है, डेली मार्क टू मार्केट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा. हाउ टू डू दैट? सी दिस. जब आप फ्यूचर खरीदते हो तो खाली मार्जिन देना पड़ता है. यहां मार्जिन का केस नहीं है एग्जाम्पल में. तो आप सीधा जब हम फ्यूचर खरीदेंगे तो कोई एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्सेप्ट मार्जिन. और मार्जिन यहां डिटेल में दिया हुआ नहीं, तो मार्जिन का अकाउंटिंग नहीं होगा. फर्स्ट टाइम जब वो 2143 से 2163 का मूवमेंट दिखाएगा तो 20 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और 20 रुपीज की प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम है मार्क टू मार्केट मार्जिन या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि आप इसको असेट और लायबिलिटी मत बोलना, बेटर है मार्क टू मार्केट मार्जिन नाम दे देना, या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल देना. डेबिट हुआ तो साला असेट है, क्रेडिट हुआ तो लायबिलिटी है. सॉरी टू यूज दिस वर्ड साला. तो सर क्या करना है? 20 रुपीज आपको मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्केट मार्जिन अकाउंट. फिर 2163 से एक दिन के बाद 2121 हो गया तो 42 रुपीज गिर गया तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा. सेम लेजर में टू बैंक लिख देना. उसके बाद 2121 से 2112 हो गया, 9 रुपीज और गिर गया तो टू बैंक 9 रुपीज पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज स्क्वायर्ड ऑफ. टोटल मिलाकर के जितना पेमेंट रिसीट हुआ नेट में द डिफरेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सर हर दिन ही P&L लिख दिए होते, उसके लिए हम लोगों ने मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट नाम दे दिया है. वो P&L ही है, नेट में एक साथ ईयर एंड पे या स्क्वायर ऑफ पे P&L में डाल देते हैं. सो दिस इज हाउ अ फॉरवर्ड इज अकाउंटेड फॉर. एंड यू कैन सी कि इसको भी एवरी डे एंड पे, क्योंकि डे एंड पे मार्क टू मार्केट हो रहा है तो डे एंड पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. रियल लाइफ में हम लोग डे एंड पे नहीं करते. तो सर रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में ब्रोकर का जो अकाउंट रहता है ना, उसका एक डिटेल आता रहता है, बस उसी में डेबिट क्रेडिट होता रहता है. हम लोग बैंक नहीं करते, ब्रोकर का नाम, ये जो बैंक है ना, बैंक की जगह ब्रोकर का नाम लिखते रहते हैं. बट सर लेजर अकाउंटिंग तो ऐसे ही होता है, पैसा नहीं हो ब्रोकर का नाम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स ओके, बट बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस विल रिमेन द सेम. द आंसर इज यस. बाद में मैंने लिखा इन द केसेस ऑफ फॉरवर्ड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी डिजाइन्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. सो डेली सेटलमेंट मे नॉट हैपन इन द केसेस ऑफ फॉरवर्ड्स. यस, ट्रू. एक और डेरिवेटिव है जिसका नाम है स्वैप. अकाउंटिंग प्रोसेस अगेन सेम है. A swap is a derivative instrument, that is a contract by which an entity will exchange one stream of cash flows with another stream of cash flows. आपने इंटरेस्ट रेट स्वैप पढ़ा होगा, फिक्स्ड टू वेरिएबल. कोई एंटिटी अपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करता है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से एंड वाइस वर्सा, उसको इंटरेस्ट रेट स्वैप बोलते हैं. करेंसी स्वैप सुना होगा. So all those swaps are derivative contracts and they are also accounted for as FVTPL items. अलग से इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, but just try to understand कि they will also be accounted for as FVTPL items. Now we are going to discuss something very important and very interesting. We call it embedded derivative. Practically life में practical purposes के लिए बहुत relevant है, बहुत important है. And all the exporters, importers, जितनी भी कंपनियां होती हैं जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, उन लोगों के embedded derivative का अकाउंटिंग इमिनेंट हो जाता है. Please, I'm not talking about hedging. I'm talking about a derivative contract which is embedded in your original contract. Let us see how. And let us see क्या है ये. Okay? मैंने लिखा in some financial instruments, derivatives are attached with the host contract.
The entire contract is called compound financial instrument or hybrid contract, similar to that convertible debenture types, but not exactly the same. थोड़ा difference आपको समझ में आएगा. The derivative portion in this contract is called an embedded derivative. अब इसको आप ऐसे समझो कि मान लो आप कोई चीज परचेज की, मान लो आपने एक मशीन परचेज किया, इंपोर्ट. लेट अस सी कि इसके अंदर डेरिवेटिव कैसे है. बी वेरी केयरफुल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग. मान लो आपने एक मशीन परचेज किया $100 का. आप पेमेंट करोगे सामने वाले को 3 महीना के बाद. आप उसको 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे. $100 की मशीन है, तो मशीन परचेज हो गया $100 में. या मान लो आपने परचेज भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 3 महीने ऐसे. हाँ, ये बेटर होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, समझाने में ये बेटर होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 3 महीने के बाद मैं आपसे एक मशीन परचेज करूंगा, 3 महीने के बाद हम पेमेंट भी कर देंगे और मेरे को मशीन की डिलीवरी कर देना. तो इट्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज ए मशीन आफ्टर 3 months. नाउ लेट अस सी इसके अंदर डेरिवेटिव कैसे है. अब आप ये समझो कि आपको $100 का पेमेंट किसी को 3 महीने के बाद देना है, बिकॉज यू परचेज्ड ए मशीन, यू बॉट अ मशीन. अब अगर डॉलर का रेट गिरता है, आज का दिन का डॉलर का रेट है मान लो $80 पर डॉलर है. अब अगर डॉलर का रेट गिरता है, यू विल फील हैप्पी, एंड अगर डॉलर का रेट बढ़ता है, यू विल बी अनहैप्पी. यस और नो? क्योंकि 3 महीने के बाद आपको ज्यादा डॉलर पर रुपी पे करना पड़ेगा, $100 आपको पे करना है. सो इफ द डॉलर रेट गोज अप, यू आर अनहैप्पी, डॉलर रेट गोज डाउन, यू आर हैप्पी. तो ऐसा तो तभी होता है ना जब आप कोई चीज शॉर्ट करते हो, SHORT, शॉर्ट. स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर शॉर्ट करते हो, निफ्टी शॉर्ट करते हो, तो गिरता है तो आपको खुशी होता है, बढ़ता है तो आपको दुख होता है. सो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा जो परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज ऑफ अ मशीन का कॉन्ट्रैक्ट, आपने परचेज अभी किया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई ए मशीन है, तो साथ में एक डेरिवेटिव भी घुसा हुआ है, एम्बेडेड डेरिवेटिव, एंड दैट इज ऑफ डॉलर सेल, डॉलर शॉर्ट. सर कितना इंटरेस्टिंग है ये. यस, यू कैन सी दिस. सो कई बार इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर एक डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है. उस छुपे हुए डेरिवेटिव को बोला जाता है एम्बेडेड डेरिवेटिव. और उस एम्बेडेड डेरिवेटिव का अलग से अकाउंटिंग करने के लिए इंड AS 109 हैज सजेस्टेड. कुछ और एक्सेप्शंस भी उन्होंने बताए हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दोज आल्सो. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल एनी फॉरेन करेंसी असेट्स, I mean an asset which will be settled in foreign currency, चाहे वो इंपोर्ट का चाहे वो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें एक एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है. और बहुत सिंपल है, अगर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो डॉलर सेल का, डॉलर शॉर्ट का एम्बेडेड डेरिवेटिव होगा. मैं डॉलर को मान रहा हूं कि करेंसी ऑफ सेटलमेंट है, आप यूएस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो. अगर आपका परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो डॉलर सेल का एम्बेडेड डेरिवेटिव है. अगर आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोर्टर है आप, तो डॉलर का परचेज का डेरिवेटिव है. ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दे देना. मैंने एक्सप्लेन किया वन वे वाला, दूसरा वाला भी सिमिलर ही है. आइए एग्जांपल के थ्रू से देखते हैं और पहले पूरी बात को सुन लेते हैं. सो इफ देयर इज एन एम्बेडेड डेरिवेटिव इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, हमको करना क्या है? पैरा ए, द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी सेपरेटेड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली. सर कैसे? द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विल बी मेजर्ड एट FVTPL. FVTPL की तरह मेजर करो उसको अलग से अकाउंटिंग पर. सर कोई एक्सेप्शन? यस. इफ द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेजर्ड एट FVTPL, देयर इज नो नीड फॉर सेपरेशन. और एक पॉइंट है, इफ द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिनेंशियल असेट, जैसे मेरा तो मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था, इफ द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए फिनेंशियल असेट डेल्ट अंडर इंड AS 109, तभी भी आपको डेरिवेटिव को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. दीज आर टू एक्सेप्शंस.
जब आप डिटेल में घुसोगे तब जाकर के आप ध्यान दे देना, अदरवाइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट अकाउंटिंग होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, 2 बार आपको सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करना। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट is measured at FVTPL, no need to do separate accounting for derivative. And if the host contract, main contract is a financial asset measured as per Ind AS 109, there is no need to separate. तो सर सेपरेट करके कैसे इंबेडेड डेरिवेटिव का अकाउंटिंग होता है? लेट अस सी दिस क्वेश्चन, लेट अस सी दिस एग्जांपल। कंपनी ए, इंडियन कंपनी, फंक्शनल करेंसी इज रूपी, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी। मशीन घुसा नहीं है घर के अंदर, मशीन घुस गया अगर, और परचेज कर लिया और रियल लायबिलिटी बुक्स में घुस गया, देन देयर इज नो डेरिवेटिव इंक्लूडेड इन दैट। फिर तो उस लोन लायबिलिटी को जैसे रीमेजर करते रहना है। वो जो क्रेडिटर वाला लायबिलिटी है, जो पैसा चुकाना है, वो तो इंड एस 21 में आप लोगों ने पढ़ा होगा या सीखा होगा। फॉरेन करेंसी में आप इंबेडेड डेरिवेटिव को सीखो। सो कंपनी ए इज एन इंडियन कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी, enters into the contract for purchase of machinery from an unrelated local supplier, company B. The functional currency of company B is also rupee. However, the contract is denominated in United States dollar. A और B दोनों इंडियन कंपनी है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया वो यूएसडी में किया। Since the machinery is sourced by company B from a US based supplier, इसीलिए उसने डॉलर में ही हम लोगों को भी कोटेशन, मान लो वी आर कंपनी है, उसने डॉलर में हम लोगों को कोटेशन दिया, हम लोग डॉलर में ही पेमेंट भी कर देंगे, इट्स फाइन। पेमेंट इज ड्यू टू द कंपनी बी ऑन डिलीवरी ऑफ द मशीन। तो मशीन अभी तक हमारे घर में आई नहीं है, अभी तक हमने परचेज नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाई किया है। ओके, जस्ट बाई मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाई वी डिडंट गेट दी ओनरशिप। तो हम लोग मशीन फर्स्ट डे में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मशीन हम लास्ट डे में ही रिकॉर्ड करेंगे जब मशीन मिलेगा और हम पेमेंट करेंगे। बट टिल दैट टाइम देयर इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉरवर्ड डॉलर सेल, क्योंकि अगर डॉलर का दाम गिरेगा वी विल फील हैप्पी, बढ़ेगा वी विल फील सैड। आगे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 9th of September दिस द कॉन्ट्रैक्ट डेट या ऑर्डर डेट, डिलीवरी और पेमेंट का डेट 31st of December, हार्डली आफ्टर 3 months, परचेज प्राइस $10 लाख। 9th of September जिस दिन हम लोग घुसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस दिन का फॉरवर्ड रेट 67.8 है। ये जो फॉरवर्ड रेट है, दिस इज रेलेवेंट फॉर दैट इंबेडेड डेरिवेटिव का अकाउंटिंग। तो आप 67.8 में समझ लो आपने डॉलर सेल करके रखा है। स्पॉट रेट देखने की दरकार नहीं है, फॉरवर्ड रेट देखना है। तो यूएस का डॉलर का फॉरवर्ड रेट ऑन 9th of September इज 16.78 फॉर मैच्योरिटी 31st December। स्पॉट रेट 66.4 है, दिस इज इरेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस। On 31st of December and 31st of उसके बाद 30th of September को द फॉरवर्ड रेट इज 67.8 और 31st of December को फॉरवर्ड और स्पॉट दोनों मर्ज कर गया होगा, तो द रेट इज 67। क्वार्टर एंडिंग करके, क्योंकि बड़ी कंपनी का समय, मान लो लिस्टेड कंपनी है तो क्वार्टर में रिपोर्ट करता होगा, तो 67.5 पे क्वार्टर एंडिंग में फॉरवर्ड का रेट है। अब कैसे अकाउंटिंग होगा? मशीन परचेज विल बी रिकॉर्डेड ऑन 31st of September, नो डाउट अबाउट दैट। बट क्योंकि एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है और फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका अकाउंटिंग सबसे पहले करेंगे। सी द जर्नल एंट्री। अच्छा, और क्वेश्चन पढ़ लो। कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम कंपनी बी, और कहता है कि इट कंटेन्स एन एम्बेडेड डेरिवेटिव and whether this should be separately accounted for on the basis of the guidance of Ind AS 109, the answer is yes. Also necessary journal entries please give. क्योंकि मशीन परचेज का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता, तो हम लोगों को डेरिवेटिव को सेपरेट करना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ। पहले डॉलर सेल है, इसको दिमाग में रखो। क्यों? क्योंकि मशीन परचेज होएगा,
10 लाख डॉलर पेमेंट करना है, डॉलर का रेट गिरेगा, you'll feel happy. So it's a short या फॉरवर्ड सेल. जब आप फॉरवर्ड सेल करते हो पहले दिन there will be no entry. उसके बाद जो मूवमेंट हुआ 67.8 से 67.5 तक का 30 पैसा का डिफरेंस हुआ, 30 पैसा का गेन हुआ, शॉर्ट है, डॉलर का दाम गिरा, यूल फील हैप्पी. तो आपने एंट्री लिखा डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. सर पैसा नहीं मिलेगा, रियल फॉरवर्ड सेल थोड़ी है, इंबेडेड डेरिवेटिव है, छुपा हुआ डेरिवेटिव है. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो आप लिखोगे डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, 10 लाख इंटू 30 पैसा. गॉट इट. उसके बाद जब सेटलमेंट आया 31 दिसंबर, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट, उस दिन मशीन भी घर में आएगा. द डॉलर रेट बिकेम 67. जब एक्सपायरी नजदीक आता है तो फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट दोनों नजदीक चले जाते हैं, सेम हो जाते हैं एकदम. मैच्योरिटी के दिन फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट सेम हो जाता है. तो उस समय 67, तो 50 पैसा का और प्रॉफिट हम लोगों को आया 5 लाख रुपीस का. तो हम लोग और एक बार एंट्री मारेंगे डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. चेक इट, डेरिवेटिव असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. अब हमारा बैलेंस शीट में एक डेरिवेटिव असेट खड़ा हो गया 8 लाख रुपया का, माइंड इट. और अब हमारे घर में मशीन भी आएगा और मशीन का पेमेंट भी हम लोगों को करना है. तो सर मशीन का पेमेंट तो आज करना है, मशीन आज रिकॉर्ड करना है, तो सर कैसे रिकॉर्डिंग होगा? सी, पेमेंट हम करेंगे 10 लाख इंटू 67, स्पॉट रेट आज 67 है, हम लोग पेमेंट कर दिया 10 लाख डॉलर का, तो 10 लाख इंटू 67. अगर पेमेंट नहीं किए तो क्रेडिटर रिकॉर्ड कर लिए, जैसे इधर क्रेडिटर और बैंक. तो 2 क्रेडिटर 67 लाख या 10 लाख इंटू 67, तो 670 लाख टू बी प्रिसाइज. डेरिवेटिव एसेट जो हमारी बुक्स में 8 लाख रुपए का डेबिट हुआ था, कैंसिल कर दो एंड मशीन विल बी रिकॉर्डेड एट 678 लाख, जो इन दोनों का टोटल है. इन दोनों का टोटल है. तो अब आप ये समझो कि वी बॉट द मशीन आफ्टर 3 months. ऑन दैट डेट द स्पॉट रेट वाज 67, we paid 67 also, but machine is recorded at 67.8. That is the classic treatment of embedded derivative. तो सर नेट में तो ऐसा हो गया ना, कैसा? अगर मैं सारा एंट्री को कंबाइन कर दूं, बीच में क्वार्टर एंडिंग वगैरह को उड़ा दूं, तो मशीन अकाउंट डेबिट 67.8, 2 क्रेडिटर बोल दीजिए या 2 बैंक बोल दीजिए, that is 67, and 2 profit and loss 0.8. आंसर इज यस, करेक्ट. तो सर ऐसे अकाउंटिंग करेंगे हम लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा मशीन परचेज वगैरह का? यस, बिकॉज देयर इज ए डेरिवेटिव एलिमेंट इन दैट. यू कैन नॉट रिकॉर्ड द मशीन एट 67. कॉन्ट्रैक्ट पहले से है, डेरिवेटिव घुसा हुआ है, उसको सेपरेट करो एंड दैट 80 पैसा वट एवर उसको P&L में डालो. And I'll explain that in the example. So जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पे डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर डेरिवेटिव को सेपरेट करके अकाउंट फॉर करना है. गॉट इट? ओन यूज एक्सेम्पशन क्या है? अगर हम कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हैं ऐसा गुड्स के लिए जो हमारे अपने बिजनेस में यूज होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको अपने बिजनेस में आयरन ओर चाहिए, या मान लो अपने बिजनेस में हमको शुगर चाहिए. ठीक है, तो हम शुगर का फॉरवर्ड बाई कर लिए या फ्यूचर बाई कर लिए. तो इन दैट केस हम लोगों का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंड एस 109 से कवर नहीं होगा. विल गेट एन ओन यूज एग्जेम्पशन ऑफ यूजिंग इंड एस 109. हम लोगों को उसको इंड एस 37 के हिसाब से, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करना होगा, जो आप लोग मल्टीपल एग्जाम्पल्स में बाद में देखोगे. एक है छोटा सा कार्व आउट जो कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड को लेकर के है. क्या है वो?
अगर कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड है तो कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया तो लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट दोनों आ जाएगा। अब लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट का सेपरेट अकाउंटिंग होता हम लोगों को मालूम है। अब क्योंकि ये फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, तो आईएफआरएस ये बोलता है कि हम इक्विटी कंपोनेंट को भी, क्या बोला फिर से बोलो, बोलता हम लायबिलिटी कंपोनेंट में, हम लायबिलिटी कंपोनेंट में जैसे फॉरेन करेंसी जो इन्वॉल्व है उसके लिए जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस का अकाउंटिंग करेंगे लायबिलिटी को रीमेजर करते हुए, वैसे हम लोग इक्विटी को भी रीमेजर बार बार करेंगे, ऐसा आईएफआरएस बोलता है। लेकिन हम लोगों का इंड एस ने इसमें हम लोगों को एक छोटा सा एग्जेम्पशन दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इज ए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर इंटरेस्ट पेमेंट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड कन्वर्जन पोर्शन इज ट्रीटेड एज इक्विटी। इंपॉर्टेंट बात अब है कि आईएफआरएस, इन द आईएफआरएस इवन द कन्वर्जन पोर्शन, जिसको कि हम लोग इक्विटी बोलते हैं, इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेन करेंसी। इक्विटी कंपोनेंट को भी लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है आईएफआरएस में, क्योंकि उसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। बट इंड एस 109 हैज डिसाइडेड टू मेक ए कार्व आउट हियर एंड द कन्वर्टिबल पोर्शन जो कि इक्विटी कंपोनेंट है उसको इक्विटी की तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। एवरी ईयर हम लोग उसको रीमेजर नहीं करेंगे, खाली लायबिलिटी कंपोनेंट जितना रहेगा सिर्फ उसी का अकाउंटिंग लायबिलिटी की तरह करेंगे। सो ये ध्यान रखना, अलग से फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड पे तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये एग्जेम्पशन एक तो ध्यान रखना है। चलो, with this I come to the end of the chapter of derivatives. Some of the examples आपकी बुक्स में है, आप उनको देख लेना, कुछ सम्स है एक्सरसाइज के, उनको देख लेना। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।